नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब का भाग तीसरा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की पर न जाने कैसे अव्वल आ गया। भाई साहब ने तो प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक, इधर 4 बजे भोर से, उधर 6 बजे से 9:30 स्कूल जाने से पहले मुद्रा उनकी कांति विहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े, मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की विधान कौन टाले। अब भाई साहब के और मेरे बीच केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे कुटिल मन में भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीरे विचार को दिल में ही रखा। आखिर वह मुझसे मेरे हित के विचार में तो डांटे हैं। मुझे उस वक्त भले ही अप्रिय लगता है और शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास हो रहा हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्हें धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए मैंने भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ना सीखा था वह भी बंद हो गया। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने काटना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल होने लगी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि मैं उनका सम्मान और लिहाज में कमी कर रहा हूँ। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मैं उन आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नया संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झाड़ कर बांस लिए उनका स्वागत करने दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने पीछे आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है। न मोटर कारें हैं, न ड्रम, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ इस ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो तुम, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ अपना पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार बनते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट हैं, किंतु 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मतहती करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीची हूँ और अब उन्हें मुझे कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी
गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और यही परीक्षकों का हाल रहा तो शायद तो हम दोनों एक ही जमात में आ जाएंगे और आगे चलकर तुम मुझसे आगे भी निकल सकते हो। लेकिन मुझ में और तुझ में जो 5 साल का अंतर है ना, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकते। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, BA, DLET या PhD ही क्यों न कर लो। दुनिया की सारी किताबें समझ लो, सारी भाषाएं जान लो, फिर भी नहीं। दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा तो 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, पर अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का पूरा अधिकार है। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का तजुर्बा हमसे अधिक है। अमेरिका के किस राज्य की व्यवस्था क्या है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हमारे हजारों ऐसी बातें उन्हें पता है हमसे ज्यादा, जो व्यवहारिक ज्ञान है। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराएं, न बदवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च क्या है, महीने भर कैसे चलते हैं। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग बड़ी इज्जत से निकाल दिया। एक कुटुंब का पालन किया जिसमें सब 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को देखो, MA हैं कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करेगा? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने उनका प्रबंध अपने हाथों में लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यूं न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है। आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था और यहीं पे ये कहानी समाप्त हुई।